डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छे तरीके से आई गेस देख लिया था और अब हम लोग यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको पढ़ने के बाद हम लोग, आप, मैं और बैक पाइपर सोडा सॉरी आप, मैं और नील बोर ये रेडी हो गए थे कि किस तरीके से एक एटम होता है, उसका मॉडल कैसे बनाया जाए। तो दिस इज द लास्ट इफेक्ट दैट वाज स्टडीड बाय नील बोर एंड दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्चुअली ये इफेक्ट बहुत पहले हो गया था एंड इट वाज डन बाय अ साइंटिस्ट नेम हर्ट्ज। हर्ट्ज कौन है? जिनके नाम के ऊपर फ्रीक्वेंसी की यूनिट रखी गई है पर सेकेंड वाली, ये वही हर्ट्ज है। तो हर्ट्ज ने क्या किया, हर्ट्ज ने एक ट्यूब ली, आराम से इनके एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। हर्ट्ज ने इस तरीके की ग्लास ट्यूब ली और इस ग्लास ट्यूब के अंदर यहां पर इस तरीके से उन्होंने एक डिटेक्टर लगा दिया। इस डिटेक्टर को यहां पर उन्होंने इस तरीके से अटैच कर दिया और एक यहां पर एक मतलब प्लेट लगा दी। और डिटेक्टर एक्चुअली यहां पर आपको एक डिटेक्टर था जो कि कुछ आपको रीडिंग्स देता था। डिटेक्टर के सामने उन्होंने यहां पर एक मेटल अटैच किया, ही अटैचेस अ मेटल, और इस मेटल को भी डिटेक्टर से जोड़ दिया ना। ये जो मेटल था, ये जो मेटल इन्होंने यूज किया दैट वाज सेजियम। दिस मेटल विच वाज यूज्ड बाय हिम इज सेजियम, जो कि आप लोगों के अल्कली अर्थ मेटल के अंदर हम लोग इस साल पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। सेजियम CS से डिनोट किया जाता है। नाउ व्हाई सेजियम? एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड ये सब मर गए थे, जो सेजियम यूज करना पड़ा। तो हर्ट्ज ने एक सीधी सी बात ये बोली, वैसे इनको नहीं मालूम था लेकिन बाद में ये बात मालूम पड़ी इलेक्ट्रॉन वगैरह की डिस्कवरी के बाद, कि कुछ ऐसे मेटल इस दुनिया में होते हैं जो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। वैसे दुनिया का हर मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, इसीलिए तो वो मेटल है भाई। अगर वो मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा तो वो मेटल कहला ही नहीं सकता। एक मेटल की पहचान कैसे होगी? इलेक्ट्रॉन छोड़कर। तो दुनिया में कुछ मेटल इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर से छोड़ते हैं और कुछ इंस्टेंटली छोड़ देते हैं। सेजियम उनमें से एक है। मतलब सेजियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना इज वेरी 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 इजी, इसलिए उन्होंने यहां पर सेजियम यूज करा। अब क्या करा, इस सेजियम के ऊपर यहां पर एक सोर्स से उन्होंने कुछ एक्सरेज गिराई। कुछ एक्सरेज उन्होंने क्या करा, यहां पर गिराई, या मैं कहूं कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उन्होंने गिराई, जिसकी एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर थी। वी ऑल नो दिस फॉर्मूला। अब उन्होंने यहां पर क्या नोट करा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट करा। उन्होंने एक पॉइंट नोट करा कि जैसे ही मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे ही इस सोर्स से निकलती हुई मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस सेजियम से जाकर टकराती है, तुरंत यहां पर उन्हें एक डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तुरंत उन्हें यहां पर इस डिटेक्टर में उन्हें कुछ डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे ही आकर इस मेटल को मारती है, इस मेटल से कुछ निकलता है। उस समय इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो हुई नहीं थी, तो उन्होंने यहां पर इस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को नाम दे दिया था फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम दे दिया था उन्होंने इसको? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मतलब दोज पार्टिकल्स विच आर रिलीज्ड ड्यू टू फोटोन, यानी कि क्वांटा, यानी कि लाइट। तो जिसके टकराने से कुछ पार्टिकल निकले उसे उन्होंने नाम दे दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग चाहें तो बिल्कुल बेसिक भाषा में इन्हें इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, कोई आपको कुछ भी बोलने नहीं आएगा क्योंकि कोई आ ही नहीं सकता। समझ में आ रही बात? तो ये बात हो गई हमारे हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट की। क्या ये चीज क्लियर है? क्या किया हर्ट्ज ने, एक ट्यूब बनाई, एक तरफ मेटल लगाया। कैसा मेटल लगाया? विच हैव वेरी वेरी लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी, दैट इज इजीली रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्या करेगा, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद
हर्ट्ज के क्या ऑब्जर्वेशन थे? तो हर्ट्ज ने सबसे पहली बात बोली कि जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आकर मेटल को मारती थी, डिटेक्टर में डिफ्लेक्शन शो होता था। मतलब यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस मेटल को स्ट्राइक करना होता था, हिट करना होता था, मारना होता था, वैसे ही इससे फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते थे। मतलब 1 सेकेंड की भी देरी नहीं होती थी। तो उनका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था दैट देयर is no time lag, there is no time lag between striking of electromagnetic wave and ejection of electrons क्या ये बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हिट करना में कोई टाइम लैग नहीं था। सेकेंड पॉइंट, उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी वो कम करते थे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलना बंद हो जाते थे। फिर जब उन्होंने वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, थोड़ी और बढ़ाई तो भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकले। लेकिन जैसे ही वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुंच गए, जैसे ही वो एक स्पेसिफिक लेवल पर पहुंच गए और उन्होंने उतने लेवल की फ्रीक्वेंसी दी, इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए। और फिर वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए और लगातार इलेक्ट्रॉन्स निकलते गए। तो उन्होंने बोला कि हर एक मेटल की एक स्पेसिफिक थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। क्या बोलते हैं? हर एक मेटल की स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे हम न्यू नॉट से लिख सकते हैं। और E इज इक्वल टू एच न्यू लिखने की वजह से हम उसे एच न्यू नॉट भी लिख सकते हैं। एंड एच न्यू नॉट की जगह आप उसको डब्ल्यू नॉट से भी लिख सकते हो, विच इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। तो अगर डब्ल्यू नॉट लिखा है तो घबराने का नहीं, डब्ल्यू नॉट का मतलब ही क्या होता है? एच न्यू नॉट। एंड व्हाट इज दिस? This means threshold frequency. Now what is threshold frequency? It is nothing but the minimum frequency. It is nothing but the minimum frequency required to eject the electron. इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी देने की जरूरत होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। THRESHOLD, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला जो काफी इंटरेस्टिंग भी था और काफी बच्चों को कंफ्यूज भी करता है। मैंने माना कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, एक मेटल से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हम लोग यहां पर याद रखेंगे दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आर इंडिपेंडेंट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी यहां पर इनका इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो किससे लेना देना होता है? किस पर डिपेंड करेंगे ये? तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे that number of electrons ejected will depend upon brightness, or we can say intensity of light। लाइट कितनी चमकीली है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी इंटेंसिटी हो, कितनी ताकत से आके मारती है, कितनी चमक होती है उसके अंदर, ये उस पर डिपेंड करेगी। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, इनफैक्ट दो बातें ध्यान रखना। पहली, लाइट की ब्राइटनेस या उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं हो, यानी फ्रीक्वेंसी इतनी ना हो कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना हो तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। और
अगर उसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन्स तो निकलेंगे, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि बहुत सारे खूब सारे इलेक्ट्रॉन निकले, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन निकले, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आपको उसकी इंटेंसिटी पर भी फोकस करना होगा। और एक बात हम लोग और ध्यान रखेंगे, दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेंगे भाई इनके पास में कुछ स्पीड होनी चाहिए, कोई एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए ताकि डिटेक्टर तक ये भाग सके। तो वो भी किस पर डिपेंड करेगी, विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, विच ऑल्सो डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई क्या? बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो दिस वॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन्ड बाय हर्ट्ज। पहले जरा इतना देख लो, फिर आइंस्टाइन की बहुत बुरी आदत थी, क्या थी वो बात देखेंगे, पर पहले जरा इतना नोट कर लो। चलिए देख लिया। अब हम लोग, आइंस्टाइन ने क्या करा, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, क्योंकि हर्ट्ज बहुत पहले करके चले गए थे एक्चुअली, हर्ट्ज और आइंस्टाइन के टाइम में थोड़ा सा फर्क था। तो जब आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टडी किया तो उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी बात बताई और एक इक्वेशन दी, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी बोलते हैं या आइंस्टाइन इक्वेशन भी बोल सकते हैं। उन्होंने बोला देखो, सीधी सी बात समझो, आपके पास में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी एनर्जी E होती है, जिसको आप h न्यू से लिखते हो। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यही आपके सेजियम को यानी मेटल को आकर हिट कर रही है, तो द एनर्जी ऑफ दैट फोटो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड एज E। तो आइंस्टाइन ने उसे h न्यू से लिखा, मतलब एनर्जी लिखो या h न्यू लिखो, बात तो एक ही है। मतलब इतनी एनर्जी वाली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आके आपके सेजियम मेटल को हिट कर रही है। अब एक बात बताओ, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या खासियत होनी चाहिए? पहली खासियत, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होना चाहिए। तो उन्होंने कहा दैट द एनर्जी ऑफ दैट फोटो ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शुड हैव h न्यू नॉट, मतलब उसके पास में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसके पास में नहीं हुई तो मेटल निकल नहीं पाएगा। दूसरी बात, मेटल में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। दूसरी बात, मेटल निकला लेकिन मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी भी तो होनी चाहिए भागने की। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्लान बनाया कि आज घर से भागना है, घर वाले बहुत परेशान कर रहे हैं और मैं घर से भागूंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं भागूंगा, मैं मेरे दोस्त को लेके भागूंगा। तो पहली बात, आप चाहते हैं कि आपका दोस्त घर छोड़ के भागे। घर क्या है? मेटल। दोस्त क्या है? इलेक्ट्रॉन। मेटल से इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है, जिस तरह का आपके दोस्त अपने पेरेंट्स से, उसके फैमिली मेंबर से जुड़ा हुआ है, वैसे इलेक्ट्रॉन उसके मेटल से जुड़ा हुआ है। आपको उसे इतना भड़काना पड़ेगा कि उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाए, मतलब इतना भड़का दो कि वो उसके फैमिली मेंबर से गुस्सा होकर घर छोड़ के बाहर आ जाए। तो आप लोगों को, आपके पास मिनिमम इतनी तो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको इतना उकसा सको, इतना भड़का सको कि वो घर छोड़ के बाहर आ जाए। अब बाहर आके क्या करेगा? भीख मांगेगा। आपको उसे अपने साथ भगाना है। मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, आपके बहुत काम आएगी, लड़कों लड़कियों सब ध्यान से देखो। तो जब आपने उसको प्रोवोक करके, भड़का के, उकसा के घर के बाहर बुला लिया, अब भाई उसको घर के बाहर वो आएगा तो आपको उसको घर से भगाने के लिए कोई गड्डी वड्डी भी तो होनी चाहिए, गाड़ी, कार, साइकिल, बैलगाड़ी, रिक्शा, कुछ तो होना चाहिए ताकि आप भाग सको। तो भागने के लिए क्या लगती है? एनर्जी। तो आपको उसको घर से बाहर निकालने के साथ साथ भगाने के लिए भी कुछ चाहिए, और वो क्या होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को प्यारे बच्चों? तो फाइनली आइंस्टाइन ने बोला दैट h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। यहां पर m e क्यों लिखा मैंने? दैट इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये उसका मास है। या आप इस इक्वेशन को h न्यू इज इक्वल टू, वी ऑल नो
दैट या तो वर्क फंक्शन बोल लो या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल लो। तो एच न्यू नॉट की जगह मैं वर्क फंक्शन भी लिख सकता हूं, दैट इज हाफ एम ई वी स्क्वायर। तो गाइज दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन विच वॉज प्रपोज्ड बाय आइंस्टाइन, आइंस्टीन, जो भी आप बोलना चाहो। दिस इक्वेशन वॉज गिवन बाय आइंस्टीन। तो बच्चों यहां पर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला पार्ट खत्म होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ये पोस्टुलेट्स बहुत ध्यान से पढ़ें, इसके अंदर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब गाइज अगली क्लास में वी विल डायरेक्टली स्टार्ट नील बोर मॉडल ऑफ एटम। नील बोर के मॉडल की तरफ चलेंगे, उनकी बात को बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी गंभीरता से, बड़े स्थिरता से समझेंगे। ज़्यादा हिंदी बोलने लग गया और रामायण का इफेक्ट है, तो समझ में आ रही बात हम लोगों को। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। ग्रेविटी सर्कल ऐप डाउनलोड कर लो, ये सारे नोट्स बेहतरीन तरीके से उस ऐप के अंदर आपको मिल जाएंगे। मेरे हाथों से लिखे हुए नोट्स हैं और इस क्वेश्चन के जो न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे वो ऐप के ऊपर एक्सक्लूसिव वीडियोस के फॉर्म में करेंगे। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू गाइस।